आप सबका कृष्णा गुरुकुल कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण विषय में मातृभाषा हिंदी की पाठ्यचर्या पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से मातृभाषा की पाठ्यचर्या के जो सिद्धांत हैं उनका निर्माण किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत नंबर 1 है। इसमें कुछ बिंदुओं के द्वारा इन जो सिद्धांतों का निर्माण किया गया है वह निम्नवत दर्शाए गए हैं। जैसे मातृभाषा की पाठ्यचर्या उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्यचर्या अपने वास्तविक रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। अतः किसी भी विषय की जो पाठ्यचर्या है वह निश्चित करने से पहले हमें उसके विषय और विषय के विशेष उद्देश्यों को सामने रखकर पाठ्यचर्या के सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। जो मातृभाषा के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जैसे भाषा के तत्वों का ज्ञान, ठीक है, मानव जीवन के पहलुओं को उनमें समाहित करना, या फिर सामान्य ज्ञान का उनमें समाहित विषय है जो सामान्य ज्ञान का उन्हें भी इसमें समाहित करना। फिर है जो हमारे भाषाई कौशल हैं, जैसे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, ये हमारे भाषा के महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। इनका विकास करना और समाज सम्मत समाज में रहने वाली जो व्यक्ति है उनकी रुचियां, उनकी अभिवृत्तियां, उन सब का विकास करना। अतः मातृभाषा की जो पाठ्यचर्या है में उस सैद्धांतिक ज्ञान एवं उनकी क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और जिनसे इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ऐसी हमारी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जिसमें ये सब जो बताए गए विषय हैं उन सबको समाहित करना चाहिए पाठ्यचर्या में, जिससे पूर्ण जो हमारे उद्देश्य है उन्हें प्राप्त किया जा सके। अब है मातृभाषा की पाठ्यचर्या बच्चों के शारीरिक मातृभाषा की पाठ्यचर्या, ठीक है, में बच्चों की शारीरिक, मानसिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक, सामाजिक विकास एवं भौतिक क्रियाएं, उनकी रुचि रुझान, ठीक है, और इसी के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं, ठीक है, और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा की पाठ्यचर्या में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, ठीक है, संवेगात्मक, सामाजिक विकास एवं उनकी रुचि रुझान और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए पाठ्यचर्या, और इनमें सभी
विकास बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास यह सभी निर्भर करता है। किसी भी स्तर के लिए मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस तथ्य को सामने रखना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे सबसे पहले अनुकरण द्वारा ही मौखिक भाषा को सीखते हैं और बाद में उसके लिखित रूप को सीखते हैं। ठीक है, पहले 1 या 2 शब्द बोलकर, फिर उसके बाद में 2-2 या 4-4 शब्दों का वाक्य, फिर उसके बाद में वह मात्राओं की रचना करना सीखते हैं। इसी प्रकार से पाठ्यचर्या के निर्माण में हमें इसी प्रकार के शब्दों का समायोजन करना चाहिए और पहले बच्चों को मौखिक भाषा, बाद में उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। यदि हम बच्चों की रुचि और उन रुचियों का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि छोटे बच्चे अक्सर कहानियां सुनाने से कुछ बातों को सीख लेते हैं और किशोर बच्चे, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे किसी साहसिक घटना या ऐतिहासिक या पौराणिक घटना या आदर्श चरित्र जो होते हैं उन्हें पढ़ के उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। अतः उन सब के लिए उसी प्रकार की पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो। पाठ्य पुस्तकों में उसी प्रकार के चरित्र और साहसिक घटनाओं का वर्णन हो जिनसे उनके नैतिक विकास में वृद्धि हो। अब मातृभाषा की पाठ्यचर्या में क्रियाओं को बराबर स्थान मिलना चाहिए। मातृभाषा की पाठ्यचर्या में क्रियाओं को बराबर स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, जहां तक मातृभाषा के सामान्य ज्ञान की बात है तो वह बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही प्राप्त बच्चा कर लेता है। ठीक है, उस समय में वह अपनी मातृभाषा में सोचता भी है, उसी के माध्यम से वह विचार करता है और उसी के माध्यम से वह अपने भावों और अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है और इस भाषा का प्रयोग वह प्रत्येक सामाजिक कार्यों के संपादन में, साहित्यिक क्रियाओं में या फिर सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उनके संपादन में करता है। अन्य सभी जो भी विषय हैं उन सब का अध्ययन भी वह अपनी मातृभाषा में ही करता है। हमें मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण करते समय इस सत्य को सामने रखना चाहिए कि प्रारंभिक स्तर से ही भाषा के मौखिक एवं लिखित प्रयोग को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रियाएं एवं सांस्कृतिक क्रियाओं पर स्थान दिया जाए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्य एवं क्रियाएं बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जिस आयु के बच्चे होते हैं उसी के स्तर का उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए और उनकी पाठ्यचर्या में उसी प्रकार की कहानियां या घटनाएं या साहित्यिक क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए। साहित्यिक रचनाओं को उच्च स्तर प्राथमिक कक्षा 6 से स्तर से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, परंतु उनका चयन करते समय भी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास का अवश्य ध्यान
रखा जाना चाहिए, क्योंकि आयु के अनुसार बच्चों में मातृभाषा का ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसका स्तर उनकी आयु होता है। जिस स्तर की आयु होगी उसी स्तर पर वह ग्रहण ज्ञान कर सकेंगे। पाठ्यचर्या प्राप्य समय में पूरी होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या प्राप्य समय में पूरी होनी चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि जो नियोजित शिक्षा है इसमें मातृभाषा को कितना महत्व दिया गया है, ठीक है, और उसका संबंध शिक्षण से है और उसके शिक्षण के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। पाठ्यचर्या इतनी विस्तृत होनी चाहिए कि उसके प्राप्य समय में पूरा किया जा सके और उसके पूरा करने के, ठीक है, उसमें जो पूरा करने में अन्य जो विषय हैं उनके शिक्षण और क्रियाओं को संपादन करने में कोई भी बाधा ना आए। यानी कि पाठ्यचर्या उतने समय की ही बनाई जाए, सूक्ष्म शिक्षण हो या शिक्षण हो, किसी भी प्रकार की जो क्रिया है उसमें समय उतना दिया जाना चाहिए कि जिससे दूसरों विषय की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वह किसी और विषय को छोड़कर सिर्फ एक ही विषय में ना लगे रहें। पाठ्यचर्या के विभिन्न विषय पाठ्यचर्या के विभिन्न विषय, ठीक है, विभिन्न विषय, उप विषय एवं क्रियाएं, ठीक है, में सहसंबंध होना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि ज्ञान अपने में पूर्ण इकाई होता है और उसका संबंध हमारे जीवन से भी होता है। मातृभाषा की जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस सब का विकास संगठित रूप से किया जा सके। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि उसके जो उद्देश्य हैं वे पूर्ण रूप से प्राप्त किए जा सके। उदाहरण के लिए किसी स्तर की पाठ्य सामग्री में जिन पाठों का संकलन हो उन्हीं की सहायता से उस स्तर का व्याकरण भी विकसित किया जा सके और जिन विषयों पर यथा पाठ हो उन्हीं विषयों पर भाषण, वाद विवाद या तर्क वितर्क हो सके और उन्हीं घटनाओं का रंगमंच या अभिनय भी किया जा सके। यह समय और शक्ति के सदुपयोग और उत्तम सीखने की दृष्टि से इस सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस स्तर के बच्चे होंगे उसी स्तर की पाठ कविता होगी और रंगमंच का अभिनय होगा। उन सबको प्रस्तुत करने के लिए उनकी आयु को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या होनी चाहिए।
विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या। ठीक है, जिस स्तर के बच्चे हैं उसी प्रकार की पाठ्यचर्या हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते हैं और एक ही स्तर के जो बच्चे हैं उनका शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक विकास दूसरी आयु के स्तर के बच्चों से अपेक्षा भिन्न होता है और उनकी पाठ्यचर्या भी एक दूसरे से भिन्न होती है। परंतु एक आयु स्तर के जो कक्षा स्तर हैं उन सभी बच्चों के लिए उनकी सामान्य रुचि, रुझान, योग्यता अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक स्तर आयु के बच्चे हैं तो उन सब के लिए एक ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सकता है। परंतु अगर एक से अलग अलग आयु स्तर के बच्चे हैं तो उनके लिए जो शिक्षण विधियां होती हैं, शिक्षण की जो पाठ्यचर्या है उनमें अंतर होता है। उनके लिए दूसरे स्तर की जो उनकी आयु स्तर है उनके हिसाब से पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। और यह देखा गया है कि एक आयु एवं एक कक्षा के स्तर के बच्चों की जो रुचि, रुझान एवं योग्यता है उनमें भी बड़ा अंतर पाया जाता है। गांव और नगर के बच्चों के बीच भी यह एक बड़ा अंतर होता है, परंतु देश में बच्चों को समान गति से समान स्तर तक विकास करने के लिए आवश्यक है कि मातृभाषा का स्तर समान रखा जाए, अन्यथा मातृभाषा के अपेक्षित ज्ञान के अभाव में जो अन्य विषय हैं उनके ज्ञान में बच्चा पिछड़ जाएगा और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं और सामाजिक कार्यों के चयन क्षेत्र विशेष के जो बच्चे हैं उनकी रुचियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या में सुसंबंध। विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या। ठीक है, विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या में सुसंबंध होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया को अनेक स्तरों जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षण में विभक्त किया जाता है। यानी पढ़ाई का जो स्तर है वह छोटे बच्चों से बड़े बच्चों में, फिर बड़े बच्चों से उच्च स्तर के बच्चों में, माध्यमिक में, फिर उच्च स्तरों में। इस प्रकार से शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक स्तर के लिए जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण उस स्तर के जो बच्चे हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास इन सबको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या अपने से पहले स्तर की पाठ्यचर्या के आधार पर विकसित की जा सके और अपने से आगे आने वाले जो स्तर हैं, ठीक है, उनकी जो पाठ्यचर्या की भूमिका यानी उनका जो आधार है वह उनके जैसा आने इस वाली पाठ्यचर्या के जैसा हो जैसा हमने पहले बनाया है। ये भिन्न भिन्न शैक्षिक स्तर की जो शैक्षिक क्रियाएं हैं
और उनसे जो भिन्न प्रकार के सोपान हैं वह सभी भिन्न भिन्न होते हैं और एक दूसरे में इतने संबंधित होने चाहिए जिससे एक सीढ़ी के डंडे उसी स्थिति में हम अपने जो निर्दिष्ट उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में क्रमबद्ध हमारी जो शिक्षण पद्धति है वह क्रमबद्ध होनी चाहिए जिससे बच्चा एक स्तर से दूसरे स्तर तक लचीलेपन के हिसाब से धीरे धीरे हर प्रकार की शिक्षण पद्धति को पढ़ते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगा रहे और निरंतर सफल होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे दिए हुए बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।